हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है साइंस क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर है, अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ये देखें। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? आप सभी को पता होगा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है। पहले ये आपको पता चल जाए कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। तो पहले हम लोग अलैंगिक जनन को पॉइंट आउट करते हैं। पहले हम लोग अलैंगिक जनन को देख लेते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब होता है ऐसा जनन जिसमें किसी भी प्रकार का जनन अंग का उपयोग ना किया जाए और किसी एक मात्रक पौधे का या किसी एक जनक पौधे का इस्तेमाल किया जाए और उसकी सहायता से संतान बन जाए। तो इस प्रकार के जनन क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें जो संतान बनती है वो बिल्कुल अपने जनक पौधे की तरह होती है, या जंतु है तो जनक जंतु की तरह होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखें लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बिल्कुल ठीक अपोजिट होता है अलैंगिक जनन के। अलैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा कि इसमें कोई भी एक पेरेंट बॉडी होगा, मतलब जनक पौधा है तो पौधा होगा और जंतु है तो जनक जंतु होगा। उसकी सहायता से हम लोग नए संतान को उत्पन्न कर लेते थे। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होगा कि इसमें नर जनक और मादा जनक दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है। और एक बात और लैंगिक जनन में होता है कि यहाँ पर जनन अंगों का उपयोग होना होता है और यहाँ पर युग्मक बनते हैं और यही युग्मक जाकर के निषेचित होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया द्वारा उसके फलस्वरूप जाकर के युग्मनज बनता है, या हम कहें जाइगोट बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा, जो हमारा अलैंगिक जनन है उसकी अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो देखें इसके लाभ के बारे में अगर हम बात करें तो आपको हम बताएं, अलैंगिक जनन में जो भी संतान बनेगी, सबसे पहली बात, अलैंगिक जनन में जो भी संतान बनेगी वो बिल्कुल अपने जनक जैसी होगी। जैसे जनक में लक्षण होंगे वैसे ही संतान में भी लक्षण होंगे। तो विकास नहीं हो पाएगा। अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन करने से जो जेनेटिक कैरेक्टर है या जो भी उस जीव के लक्षण हैं वही संतान में जाकर के पहुंचेगी और इससे जीव की प्रजातियों में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है कि उसमें जनक फीमेल वाली, मतलब मादा जनक और नर जनक दोनों के लक्षण आपस में आकर के मिलते हैं और इस प्रकार से एक नई प्रकार की संतान बनती है जिसमें माँ बाप के दोनों के लक्षण होते हैं और इस प्रकार से विकास होना संभव हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट को आकर के देखते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन जो होता है, यहाँ देखें, लैंगिक जनन विकास में बहुत सहायक है जबकि अलैंगिक जनन उद विकास में सहायक नहीं है। वही बात बता रहा है कि जो लैंगिक जनन होता है वो विकास करने में, डेवलपमेंट करने में, जाति को प्रजाति को और विकसित होने में हेल्प करता है, जबकि जो अलैंगिक जनन होता है वो इस प्रकार का कार्य नहीं करता। ठीक है, हाँ ये बात, ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में भिन्नताएं। आप जानते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो संतान बनती है वो माँ बाप से थोड़ी डिफरेंट होती है, अलग होती है। इससे क्या होता है कि नई वैरायटी बनने के, नई जाति बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि अलैंगिक में क्या होता है, बिल्कुल सेम हूबहू बनता है, तो कोई खास फायदा नहीं होना है। आ जाएं अपने दूसरे सवाल पे, जो कि है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन किसे कहते हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। देखें, तो पहले तो आपको समझना चाहिए कि पुनरुद्भवन क्या है या पुनर्जनन किसे कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें होता क्या है
कि एक प्रकार की क्षमता है ये जो कुछ जीवों में देखने को मिलता है। होता क्या है कि अगर बॉडी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसके शरीर के अगर कई टुकड़े हो जाएं, देखिए यहाँ पे प्लेनेरिया नाम का एक जीव है जो एस्केलमेंथीज का मेंबर है, ठीक है, उसी का सदस्य है। तो इसके कई खंड हो जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे 3 खंड हो जा रहे हैं और तीनों खंड आगे चल के देखें यहाँ पे कैसे पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा जीव बना दे रहे हैं, ठीक है। इसी क्षमता को, इसी टेंडेंसी को, इसी क्षमता को दिया जाता है पुनरुद्भवन। आप समझ पा रहे होंगे, पुनरुद्भवन का मतलब दोबारा से उद्भव होना, दोबारा से बनना, ठीक है। तो पुनरुद्भवन का मतलब है जो संरचनाएं गायब हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं या कट गई हैं, टूट गई हैं, वो फिर दोबारा से बन जाती हैं, निर्मित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। ये कुछ जीवों में देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, इन सब में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है और ये पुनरुद्भवन के द्वारा भी अपनी संख्या बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जनन कितने प्रकार के होंगे? आपके सामने जो सवाल दिख रहा है, जनन कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, ये समझने के पहले हम आपको बताएं कि जनन क्या होता है। जनन एक्चुअली एक प्रकार की क्रिया है, एक प्रकार का जीवों का जैविक क्रिया है, जिसमें जीव जो होता है वो अपनी ही जैसी संतान को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो अगर आपको समझाना हो, बताना हो कि जनन क्रिया क्या है, तो आप बताएंगे कि जनन जीवों की वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करता है, जनरेट करता है, ठीक है। अब देखें सवाल आपसे क्या पूछा है, जनन कितने प्रकार का होता है। सही मायने में अगर बात किया जाए तो जनन आपके 3 प्रकार के होते हैं। हम अंडरलाइन कर दें आपको ताकि आप देख सकें। जनन यहाँ पे 2 प्रकार दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में, रियल में 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है आपका कायिक जनन, या जिसको कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ किताबें क्या करती हैं कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही कायिक प्रवर्धन को भी रख लेती हैं, क्योंकि ऐसा होता भी है रियल में भी। क्योंकि अलैंगिक जनन का सीधा सा मतलब होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का सेक्स ऑर्गन का, जनन अंग का कोई इस्तेमाल ना हो, और कायिक प्रवर्धन में भी जनन अंग का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसको अलैंगिक जनन के अंतर्गत रख दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो, ठीक। तो अब आगे बढ़ जाते हैं अलैंगिक जनन में, पढ़ लेते हैं लाइनें क्या लिख रहे हैं। अलैंगिक जनन में आपको मैंने बताया था, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेता है, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इस विधि में क्या होगा, अलैंगिक जनन में क्या होगा कि कोई भी एक पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा, और इसमें किसी भी प्रकार का जनन कोशिका का, जिसको युग्मक कहते हैं आप, जैसे शुक्राणु और अंडाणु जो हैं ह्यूमन में, वो एक प्रकार के युग्मक हैं। तो ही बता रहा है कि इसमें जो युग्मक हैं उनका निर्माण नहीं होगा किसी बॉडी से। कोई बॉडी है, ठीक है, उसी में कोई विशेष प्रकार की संरचना बनेगी और वो आगे जर्मिनेट करके दोबारा से उसी बॉडी में बदल जाएगी, ठीक है। तो ये अलैंगिक जनन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन का सीधा सा मतलब है, अलैंगिक जनन में कोई भी एक जनक के द्वारा, चाहे वो नर हो या मादा हो, संतान उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की जनन कोशिका अर्थात युग्मक का कोई योगदान नहीं होता। एक बात और यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर दें, हाँ देखें, इसी में देख लेते हैं कि इस विधि द्वारा उत्पन्न जीव आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होते हैं। अभी मैंने बताया कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो जीव बनता है, जो जीव प्रोड्यूस होता है जनक के द्वारा, वो बिल्कुल हूबहू जनक की तरह ही होता है, अर्थात इसमें कोई भी आनुवांशिक गुणों का कोई भी फेरबदल नहीं होता, ठीक है। ये अलैंगिक जनन हो जाएगा। अब देखें अलैंगिक जनन के कई टाइप होते हैं, कई प्रकार होते हैं, देख लें आप। पहला है इसमें विखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है। पहले इसी को लेकर के चलें।
इसी को समझ लेते हैं। विखंडन का मतलब होता है कि कोई जीव है उसमें बंटवारा हो जाना, बराबर बराबर भागों में बट जाना। देखें कोई ये मान लो जीव है, कोई ये बॉडी है या कोई कोशिका है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब उनमें अगर ऐसा हो कि उनको जनन करना है और उन्होंने क्या किया, अपनी कोशिका को दो भागों में बांट लिया, ठीक है, ऐसे दो बराबर बराबर भागों में बांट लिया, तो इसी को कहा जाता है विखंडन। और अगर दो भागों में बांटा है तो इसी को बोलते हैं द्विविखंडन। और यही कोशिका अगर कई भागों में बट गई तो इसी को बोलते हैं बहुविखंडन। क्या बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो विखंडन में क्या होगा कि जो भी जीव होगा वो अपने शरीर को कई खंडों में, अगर दो खंडों में बांटता है तो द्विखंडन बोलेंगे, और अगर कई भागों में बांटता है तो उसको बहुखंडन। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, मुकुलन क्या होता है, आपको बताएं मुकुलन क्या होता है। देखिए मुकुलन में क्या होता है कि कोई अगर बॉडी है, मान लो एक ईस्ट हम ले रहे हैं, ईस्ट को ले लिया, एक प्रकार का फंजाई होता है जो एक कोशिकीय होता है, ये ईस्ट है। तो इसमें क्या होगा कि इसके शरीर में एक छोटा सा उभार बन जाएगा। देखें एक छोटा सा उभार बन गया, ये उभार क्या होगा कि अब डेवलप करेगा, धीरे धीरे और बड़ा होगा, और कुछ समय पश्चात क्या होगा कि ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ये यहाँ से अलग हो गया, टूट करके अलग हो गया, मान लो यहाँ आकर के गिरा, यहाँ कहीं आ गया, और डेवलप करके इसी के जैसा, जैसा ये है बड़ा वैसे ही खुद को भी डेवलप कर लेगा, बना लेगा, और इस प्रकार से इससे इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। यही तो जनन है, ठीक। इस क्रिया को बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन अभी आपको बताया था, पुनर्जनन या जिसको पुनरुद्भवन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर अगर कई खंडों में टूट गया है तो सारे खंड आगे चल के पूरे जीव को कंप्लीट जीव को बना लेते हैं, ठीक है। एक है आपके सामने बीजाणु जनन। बीजाणु जनन का मतलब होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बीजाणु बनते हैं, कुछ छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं, कुछ की संरचनाएं बनती हैं जो आगे चल के जीव में बदल जाती हैं, या अगर पादप है तो पादप में बदल जाती हैं। जैसे अगर हम किसी पौधे का एग्जाम्पल लें, एक राइजोपस नाम का एक फफूंद होता है, उसी में बात कर लेते हैं। ऐसे आपका लगा हुआ होता है रोटी वोटी ब्रेड वगैरह पे, तो देखें ऐसी एक संरचना बन जाती है, इसी के अंदर स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं वो एकत्र रहते हैं। होता क्या है, ये जो बाहर जो संरचना इसको घेर के रखी है, यही संरचना रप्चर कर जाती है, टूट जाती है, ठीक है। इसको तोड़ें तो बताएं, ठीक है। ये रही संरचना, और ये यहाँ से टूट गई, और इसमें रखे हुए जो स्पोर थे वो यहाँ से निकल करके यहाँ बाहर आ गए, और ये स्पोर फिर डेवलप करके जैसा ये पौधा है वैसे ही ये भी बदल जाते हैं, ठीक है, वैसे ही ये भी बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन में क्या होता है कि पादप के शरीर में ही एक बीजाणुधानी बनता है। बीजाणुधानी मतलब बीजाणु को जन्म देने वाली संरचना बीजाणुधानी होती है। उसी बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु बनते हैं, और वो बीजाणु जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं, और निकल करके सूटेबल स्थान पे जा करके, उचित स्थान पे पहुँच करके नए पौधे में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को बीजाणु जनन या बीजाणुओं द्वारा जनन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का सीधा सा मतलब होता है कि कायिक संरचना से, जैसे अगर पेड़ पौधे की बात करें तो कायिक संरचना क्या होगा, जड़, तना तथा पत्ती, इसमें कोई भी जनन वाला हिस्सा नहीं है। जबकि फ्लावर को अगर लेते हैं, फल को लेते हैं, तो वो जनन वाला भाग है, मतलब रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है। जबकि जो जड़, तना तथा पत्ती हैं ये क्या है, ये कायिक भाग हैं, और इसी जड़, तना तथा पत्ती से अगर नए जीव का निर्माण हो जाता है तो इसी को कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आलू की रोपाई की जाती है तो जो आलू होता है उसी को काट करके हम लोग रोपाई कर देते हैं, उसको ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, फिर वहाँ से जा कर के नया आलू का पौधा
बन जाता है। या आपने कभी गन्ना लगाते हुए देखा हो तो गन्ने के तने को क्या करते हैं, काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और सभी टुकड़ों को ज़मीन के नीचे दबा देते हैं, तो जितने टुकड़े होते हैं उतने गन्ने का पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, क्या बात आपको समझ में आ रही है? अब आ जाते हैं लैंगिक जनन में। आपने देखा कि लैंगिक जनन जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, अलैंगिक जनन के। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में दो भिन्न लिंग वाले जीवों की जरूरत पड़ती है इसमें, जैसे नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ेगी, मेल और फीमेल दोनों चाहिए होंगे, तभी जा करके लैंगिक जनन होगा। और लैंगिक जनन में एक खास बात और होती है कि इसमें युग्मक का निर्माण होगा। अब जो नर वाला होगा उसमें नर युग्मक बनेगा और जो मादा होगा उसमें मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, ये बात। अब जब युग्मक बन गए हैं, मान लो नर में स्पर्म बन गया है, ठीक है, ये स्पर्म है, और मादा में ओवम बन गया है। अब यही स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ आएंगे और मिल करके बनाएंगे युग्मनज। युग्मनज एक 2n वाली द्विगुणित क्रोमोसोम रखने वाली एक कोशिका है, जो सभी जीवों की पहली कोशिका के नाम से जानी जाती है। जब दोनों गैमीट आपस में आकर के फ्यूज करते हैं तो अब युग्मनज बनता है, या इसी को इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। ठीक है, अब जाइगोट बन गया, इसी जाइगोट में बंटवारा होगा और जा करके ये नए प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में आपने क्या देखा, लैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों जीवों की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, और यहाँ पर युग्मक का निर्माण होगा, साथ ही साथ निषेचन क्रिया भी होगी, यहाँ पर निषेचन क्रिया होगी, और यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होगा। ये सारी बातें, और एक बात आपको ऑलरेडी बता दिया, पहले ही बताया है कि क्या लैंगिक जनन में जो संतान बनेगी वो अपने माँ बाप से अलग होगी। ठीक है, जबकि अलैंगिक में क्या होता था, जो भी संतान बनती थी वो बिल्कुल हूबहू अपने जनक की तरह होती थी। अब यहाँ पे देखें अंतर दे दिया है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर, एक एक अंतर को हम लोग देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में एक कोशिका, देखें इस प्रक्रिया में एक कोशिका अथवा एक जनक ही भाग लेता है। मतलब जो अलैंगिक वाला होगा आपका जनन, उसमें कोई एक जनक होगा तो भी काम चल जाएगा, एक जनक से ही इसमें जनन होता है। जबकि लैंगिक वाले में देखें, इस प्रक्रिया में दो कोशिकाओं अथवा दो युग्मकों जो एक जनक अथवा दो विभिन्न जनकों से उत्पन्न हो की साझेदारी होती है। मतलब कह रहा है कि इसमें दो जनक चाहिए और हर जनक से निकला हुआ जो युग्मक होगा वो आपस में आकर के फ्यूज करेंगे, आपस में आकर के मिलेंगे, और तब जा कर के आगे जाइगोट या युग्मनज बनाएंगे, वही आगे चल के नए पौधे में विकसित होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा कि जनक का पूरा शरीर एक कोशिका या जनन इकाई हो सकती है। कह रहा है कि जो इसमें शरीर होगा जीव का वो एक कोशिका हो सकती है या वही पूरी संरचना होगी, पूरा जीव होगा। ठीक है, और वहीं से जा करके कोई विशेष प्रकार की संरचना बनेगी, वो जर्मिनेट होकर के जीव का निर्माण करेगी। जैसे कभी बीजाणु बना दिया, कभी मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा मुकुल बना करके शरीर डेवलप कर दिया, नया जीव बन गया, नया पादप बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार हो सकता है। आगे आ जाते हैं पॉइंट्स पे। इधर देखें सेक्सुअल वाले में, इनमें क्या होगा, इनमें जनन इकाई को युग्मक कहते हैं। इसमें जो इकाई बनेगी, एक कोशिका बनेगी जो आगे चल के निषेचन करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे। और ये आगुणित होते हैं, अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड का मतलब होता है आगुणित। आगुणित का मतलब इनमें क्रोमोसोम जो होंगे वो जोड़े में नहीं होंगे, सिंगल सिंगल होंगे। ठीक है, अब देखें इस प्रक्रिया में, यहाँ पे इस प्रक्रिया में उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनकों के समान होती है। यहाँ पर जो आपका संतान उत्पन्न होगा उसमें माँ बाप के ही गुण आएंगे, बिल्कुल हूबहू माँ बाप की तरह ही होगा। जबकि लैंगिक वाले में इसमें संतति प्राय अपने जनकों से भिन्न होता है। मतलब यहाँ पर जो संतान बनेगी वो अपने माँ बाप से अलग होगा, भिन्न होगा। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं।
इस प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन ही होता है। जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं या अलैंगिक जनन देखते हैं तो इसमें हमेशा समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन का मतलब जब विभाजन होगा तो कोशिका के गुणसूत्रों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। गुणसूत्रों की संख्या जितनी है उतनी ही बनी रहेगी। माँ बाप में जितनी संख्या थी उतनी ही बच्चे में भी आएगी। ठीक है, आगे चौथा लैंगिक वाले में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन अहम है। देखें, जब लैंगिक वाला होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जीव है वो अगर द्विगुणित है तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक आगुणित हमेशा बनता है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं। वही आगुणित युग्मक एक नर के तरफ से और एक मादा के तरफ से आपस में आकर के फ्यूज होते हैं और जाकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं आखिरी पॉइंट पे। इसमें जननांग का निर्माण नहीं होता। इसमें किसी भी प्रकार के जनन अंग का निर्माण नहीं होता, ये बात पहले ही बता दिया। लेकिन सेक्सुअल वाले में क्या होगा कि इनमें जननांग का मतलब जनन अंग का निर्माण मुख्य रूप से होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। आगे आ जाते हैं, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन का क्या अर्थ है। देखें, बाह्य का मतलब बाहर और निषेचन का मतलब निषेचन क्रिया। आंतरिक का मतलब अंदर और निषेचन का मतलब निषेचन क्रिया। जब निषेचन क्रिया बाहर हो, शरीर के बाहर हो, जैसे निषेचन करना, निषेचन का क्या मतलब समझ रहे हैं? गैमीट युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक को एक साथ लाना है। अब ये जब साथ लाने वाली बात है तो ये जीव के बॉडी के अंदर हो रही है। अगर कोई जीव है उसके बॉडी के अंदर अगर ये निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, निषेचन की अगर प्रक्रिया जीव के बॉडी के अंदर हो रही है तो इसको बोलेंगे आंतरिक निषेचन।